हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित घटना का आज अंतिम टॉपिक है, जिसमें हम अन्योन्य प्रेरण का आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी रुचिकर ये घटना है अन्योन्य प्रेरण की, जो कि फैराडे द्वारा बताया गया था, कि जिसमें एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है और उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण द्वारा धारा प्रवाहित होने लगती है। यानी बिना किसी स्रोत के बगल में रखी हुई दूसरी कुंडली में अपने आप धारा का उत्पन्न हो जाना, यही घटना आज अन्योन्य प्रेरण के बारे में इसी घटना को बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं अन्योन्य प्रेरण की घटना क्या होती है। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना समझने के लिए हमने कुछ फिगर का भी सहारा लिया है। उससे पहले हम इसके बारे में जान लें कि यदि हम दो कुंडली को एक दूसरे के समीप रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करें या उसके वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण क्या है, समझ गए होंगे कि यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो आइए अन्योन्य प्रेरण के बारे में यह फिगर दिखाया गया है। क्या यह फिगर प्रदर्शित कर रहा है, तो देखिए, जैसा कि बताया गया, दो कुंडली लिया गया, एक कुंडली यहां रखा हुआ है, दूसरा यहां है। इस कुंडली में हमने एक धारा नियंत्रक और एक बैटरी को जोड़ा है एक कुंजी के साथ। इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली, जिसमें बैटरी और धारा नियंत्रक एक कुंजी लगी हुई है, यह प्राथमिक कुंडली है। और इसके समीप एक दूसरी कुंडली रखी गई है, जिसमें केवल और केवल एक धारा मापी जुड़ा हुआ है। परिपथ चारों तरफ से बंद है, लेकिन एक धारा मापी ही उसमें है, कोई स्रोत नहीं है। और जैसे ही इस प्राथमिक कुंडली में, भाई यहां P का मतलब प्राइमरी कॉइल से है, इस पहली कुंडली को जिसमें हम बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और समीप जिसमें प्रेरण द्वारा धारा प्रवाहित होती है, उस कुंडली को हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो इसमें देखिए धारा के मान में परिवर्तन, एक जैसे ही यहां कुंजी को ऑन किया गया, देखिए पहले कुंजी ऑफ पोजीशन में था, तो कोई धारा ना तो इस कुंडली में थी ना ही दूसरी कुंडली में। जैसे ही हमने कुंजी को ऑन पोजीशन में किया, एकाएक धारा का मान शून्य से एक निश्चित मान तक धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया। इस प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य से एक निश्चित मान प्राप्त कर लेती है। तो इस दौरान जैसे ही कोई चालक में धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि आर्स्टेड प्रयोग में पढ़ चुके हैं। तो यहां भी इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलना शुरू कर देंगी। अब ये बल रेखाएं जब निकलने लगेंगी, वो बल रेखाएं बगल में रखी कुंडली से भी होकर गुजरेंगी। अब यही चुंबकीय बल रेखाएं जब इसके समीप रखी कुंडली से भी कुछ फ्लक्स रेखाएं होकर गुजरने लगेंगी, तो यह एक चुंबकीय फ्लक्स से बद्ध हो जाएगा। मतलब द्वितीयक कुंडली जो होगी उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा। भाई फ्लक्स रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स होती है। जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो उस समय धारा भी शून्य था और कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य था। और जैसे ही शून्य से हमने एक नियत मान धारा का दिया प्राथमिक कुंडली को, तो इसके समीप रखी दूसरी कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। और शून्य से अचानक चुंबकीय फ्लक्स आ जाना मतलब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। परिपथ चूंकि बंद है और धारा मापी जुड़ा हुआ है, तो इस धारा मापी में क्षणिक विक्षेप होता है।
हालांकि ये बताया जा चुका है कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तक ही विद्युत वाहक बल और धारा का अस्तित्व है जो प्रेरित हुई है। तो प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो यहां परमानेंटली धारा इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शून्य से अचानक जैसे ही कुंजी ऑन पोजीशन में करेंगे इसमें क्षणिक विक्षेप देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे अगर धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तब यहां कंटिन्यू विक्षेप दिखाई देगा। तब यहां प्रेरित धारा स्पष्ट रूप से धारा मापी में प्रदर्शित होगी। जब प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं, तब द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा विपरीत दिशा में मतलब इस मुख्य धारा के विपरीत दिशा में इसमें प्रवाहित होती है। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा हम बढ़ाते जाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित धारा है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अगर धारा का मान धीरे धीरे घटाते जाएं तो उसी डायरेक्शन में मुख्य धारा की दिशा में ही द्वितीयक कुंडली में धारा प्रेरित होगी। अगर धारा का मान घटाएंगे तो विक्षेप विपरीत दिशा में होगा। विपरीत दिशा में विक्षेप क्या प्रदर्शित करता है कि धारा की दिशा अब परिवर्तित हो चुकी है। तो वही यहां 4 फिगर दिखाया गया है। ये चारों फिगर यही सिद्ध करते हैं कि जैसे ही हम इस कुंडली में कुंजी को ऑन करेंगे इसमें क्षणिक विक्षेप होगा। अब धारा नियंत्रक की सहायता से अगर धारा का मान परिवर्तित करें तो यहां परिवर्तन स्पष्ट रूप से धारा मापी में प्रदर्शित होगा। अब मान लीजिए अचानक से हम कुंजी को ऑफ कर दें, ये कुंजी दबाने पर दिखाया गया कि क्षणिक विक्षेप प्राप्त होगा। और जब कुंजी को हम ऑफ पोजीशन में करते हैं ये उठा लिया जाता है। देखिए यहां कुंजी को उठाया गया, जुड़ा नहीं है परिपथ, बल्कि परिपथ को तोड़ दिया गया, कुंजी को ऑफ पोजीशन में कर दिया गया। तब भी यहां एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा। अचानक से प्रवाहित धारा जैसे ही शून्य होगी इसमें जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स था द्वितीयक कुंडली से वह भी शून्य हो जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स एक निश्चित मान से घटकर जो ही शून्य होगा इसमें एक क्षणिक विक्षेप देखने को मिलेगा। तो यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अन्योन्य मतलब एक के कारण दूसरे में कोई घटना उत्पन्न हो जाए तो इसीलिए अन्योन्य प्रेरण। हालांकि इसमें इस कुंडली में स्वप्रेरण की भी घटना होगी, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इसमें भी स्वप्रेरण की घटना से प्रेरित धारा इसमें भी उत्पन्न होती है, इसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व पर अन्योन्य प्रेरण जो होता है वो स्वप्रेरकत्व पर भी निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखिए। अभी हम आगे सूत्र द्वारा इसको सिद्ध भी करते हैं। तो फिलहाल यहां हमें अन्योन्य प्रेरण के बारे में जानना है। स्वप्रेरण हम पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं तो इसलिए यहां स्वप्रेरण की चर्चा नहीं की जाएगी। समीप कुंडली जो रखी है उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक धारा प्रेरित होती है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से जानते हैं। और इस कुंडली को जिसमें बैटरी द्वारा धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा है बैटरी और धारा नियंत्रक द्वारा, उसको प्राथमिक कुंडली, और जो समीप कुंडली रखी है जिसमें केवल धारा मापी जुड़ा हुआ है उसको हम द्वितीयक कुंडली के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि अन्योन्य प्रेरण की माप कैसे की जाती है। कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण अधिक है, कौन सी कुंडली में कम है। तो इसको मापने के लिए एक गुणांक बनाया गया जिसको अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व ये क्या होता है। देखिए हमने मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 है। इसमें n1 फेरे हमने मान लिया, इसमें हमने फेरों की संख्या n1 मान लिया कैपिटल लेटर में। और इस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को हमने I1 मान लिया। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को n1 और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को
I1 मान लिया। अब इस मुख्य धारा के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उस प्रेरित धारा को हमने I2 मान लिया, I2 मान लिया। और इसमें कुंडली में फेरों की संख्या, इसको हमने N2 मान लिया, इसमें फेरों की संख्या हमने N2 मान लिया। और द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φ2 मान लिया। देखिए, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो, तब N2 राशि क्या कहलाएगी? N2 मतलब द्वितीयक कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, या हम चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कह सकते हैं। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाएगी। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तो N2 कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 होगा, और इस N2 को हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहेंगे। तब N2 द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है। द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, I1 के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, एक एक बातें हम बहुत ही आसान भाषा में एक बातें पूरा थ्योरी लिख के हम इसीलिए बता रहे हैं कि नोट्स बनाना चाहो तो एक स्पष्ट नोट्स बन सकता है, कि जिससे जब भी दोहराना चाहोगे आसानी से पूरी बातें समझ में आ जाएगी। सारी बातें एक बातें हमने यहाँ मेन बातें सब कुछ प्रदर्शित किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 तथा प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 हो, तब N2 द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहलाती है, जो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होती है। प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस I1 धारा के अनुक्रमानुपाती। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि N2 ये प्रोपोर्शनल टू होगा I1 के। जितना धारा का मान हम प्राथमिक कुंडली में बढ़ाएंगे, उतना ही फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या द्वितीयक कुंडली में बढ़ती जाएगी, और उसी अनुसार प्रेरित धारा का मान भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब यहां देखिए N2 प्रोपोर्शनल टू I1। इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर एक नियतांक आता है। N2 इक्वल टू करेंगे तो यहां एक नियतांक कैपिटल M आएगा, कैपिटल M। इसी कैपिटल M को हम दोनों कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाएगा। मतलब ये किसी प्रश्नल का नहीं है। अन्योन्य प्रेरण की घटना सदैव सापेक्षिक है, दो कुंडलियों के बीच होती है। इसीलिए जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाएगा।
तो यहां देखिए यम क्या है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो यहां से m के लिए अगर सूत्र निकालें तो यम इक्वल टू मिल जाएगा N2 अपॉन I1, N2 अपॉन I1। ये दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाएगा। तो यह फार्मूला ध्यान रखिए, या इसी को हम अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व, ये कैपिटल एम के लिए फार्मूला मिल गया N2 अपॉन I1। अब आइए देखते हैं कि इस सूत्र की सहायता से कैसे हम अन्योन्य प्रेरक गुणांक को परिभाषित करेंगे। तो इस सूत्र की सहायता से हम अन्योन्य प्रेरक गुणांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूले में यदि हम I1 का मान 1 ले लें, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर ले लिया जाए, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर ले लिया जाए तो यम क्या होगा, तो यम बराबर N2 तो यम बराबर N2 यहां से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उनमें से एक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होनी चाहिए। भाई दूसरी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रवाहित होनी चाहिए, तब वह पहली कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब यहां पहली और दूसरी से मतलब प्राथमिक या द्वितीयक से नहीं है। भाई पहली और दूसरी से यहां प्राथमिक और द्वितीयक से मतलब नहीं। यहां अगर कहा जाए तो हम प्राथमिक द्वितीयक को भी जोड़कर भी कह सकते हैं, लेकिन यहां हमें यह ध्यान रखिएगा कि 1 एम्पियर की धारा ये प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होनी चाहिए और N2 फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या द्वितीयक कुंडली की है। तो हम सीधे ऐसे भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होगी यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। प्राथमिक कुंडली में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक दूसरा फार्मूला भी है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए। तो मान लीजिए कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है और प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा है। भाई धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फैराडे के नियम से अगर कहा जाए तो यहां देखिए फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के आधार पर हम वहां भी निकाल सकते हैं। यदि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, तब फैराडे के नियमानुसार फैराडे ने क्या बताया कि जो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 है, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 जो है वो माइनस में N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा T के बराबर होगा। ये फैराडे के नियम से हम लिख सकते हैं। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। ये फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम दिया है उसी नियम से हमने द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला। अब देखिए इसको फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। माइनस चिन्ह को आगे रखिए, डेल्टा के साथ में यहां N2 फाई 2 इकट्ठा कर देंगे, N2 फाई 2 अपॉन डेल्टा
टी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए N2 ये Mi1 के बराबर है, तो N2 को हम Mi1 लिख सकते हैं। तो यहां हम N2 को Mi1 लिख सकते हैं। N2 ये Mi1 के बराबर होगा। अब यहां हम मान रख देंगे तो E2 बराबर क्या मिलेगा, E2 बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा Mi1 अपॉन डेल्टा टी, या इसमें से m को बाहर कर लिया जाए तो माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। अब इस डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी से इधर भाग कर देंगे तो यहां से यम के लिए फार्मूला मिल जाएगा। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, बल्कि यहां अन्योन्य प्रेरण निकालना है, अतः अन्योन्य प्रेरण m, तो अन्योन्य प्रेरण यहां से देखिए क्या मिलेगा, m इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यह भी दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला होगा, जो विद्युत वाहक बल के पद में होगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के पद में है और ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के पद में है। तो यहां से भी हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि, या सीधे कहिए कि दो कुंडलियों के बीच, इन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि पहली कुंडली में धारा का परिवर्तन दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, या एकांक धारा में परिवर्तन एकांक हो। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। यहां से देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि यदि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी का मान 1 हो जाए, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी का मान 1 हो जाए तो यहां m क्या होगा, m बराबर E2 के बराबर हो जाएगा। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसलिए माइनस चिन्ह, जो ऋण चिन्ह है, वह यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसीलिए विपरीत दिशा में, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होगा, वही यहां ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो अब यहां देखिए क्या कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो। यह हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर पर सेकेंड धारा के मान में परिवर्तन हो रहा हो। यदि पहली कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड धारा के मान में परिवर्तन हो रहा हो तो द्वितीय कुंडली में जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वही दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो ये हमको मिल गया दोनों फार्मूले अन्योन्य प्रेरकत्व के, एक E2 के पदों में और एक हमने फाई के पदों में, यानी चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के पदों में निकाल दिया। अब देखिए इसके मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो यह अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाए, तो यम का मात्रक अगर कहा जाए, एम मतलब अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक हम पढ़ चुके हैं, हेनरी होता है। जो स्वप्रेरकत्व का होता है वही अन्योन्य प्रेरकत्व का होगा। प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी, एच से इसको लिखते हैं। और यहां सूत्र के आधार पर अगर कहा जाए तो सूत्र के आधार पर देखिए डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, तो सूत्र के आधार पर एक हेनरी जो होता है, एक हेनरी ये बराबर होगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर के बराबर होगा। एम्पियर
ये 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये कहा जा सकता है। अब देखिए इसका विमीय सूत्र हमें निकालना है, तो इस मात्रक को हमें MKSA पद्धति में चेंज करना होगा। MKSA मतलब तोड़कर इसको छोटा किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हेनरी को, अब यहाँ एक हम गुणांक लिखने की जरूरत नहीं है, हमें अब विमीय सूत्र निकालना है। तो उसके लिए हम सीधे लिख सकते हैं कि हेनरी जो होगा वो वोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर के बराबर होगा। हेनरी ये सेकंड पलट के ऊपर जाएगा, डेल्टा टी ऊपर जाएगा, तो E इंटू डेल्टा टी, E2 इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा I1, यही फार्मूले से निकाला गया है। अब देखिए वोल्ट क्या होता है, तो वोल्ट हम जानते हैं वैद्युत विभव का मात्रक होता है, और वैद्युत विभव जो होता है उसको हम V बराबर W अपॉन Q फार्मूला लिखे हैं। V बराबर W अपॉन Q मतलब जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं। वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, तो जूल इंटू सेकेंड प्रति कूलाम करेंगे तो नीचे आ जाएगा कूलाम इंटू एम्पियर, कूलाम इंटू एम्पियर, ये हो जाएगा कूलाम इंटू एम्पियर, ये मिल जाएगा हमको। अब आइए देखते हैं कि हेनरी को और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहां देखिए जूल, जूल जो होता है उसको हम न्यूटन इंटू मीटर भी कह सकते हैं। जूल कार्य का मात्रक है और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन के बराबर, तो जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, इसको न्यूटन इंटू मीटर भी कहा जा सकता है, और इंटू सेकेंड यहां पहले से है, और कूलाम Q बराबर IT फार्मूले से इसको एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, ये कूलाम को लिखा गया, और इंटू एक एम्पियर और है यहां पर, तो यहां एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को अगर सॉल्व किया जाए, देखिए सेकंड से सेकंड यहां कैंसिल हो रहा है, एक सेकंड ऊपर यहां पहले से है, एक सेकंड यहां भी है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो यहां न्यूटन को हम लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या लिखेंगे, तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम न्यूटन को लिख सकते हैं, और यहां साथ में एक मीटर और गुणा है, तो यहां देखिए न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं न्यूटन को, ये इतना हमने लिख दिया न्यूटन को, और साथ में एक मीटर और गुणा है, तो मीटर जब गुणा करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम्पियर गुणे एम्पियर, ये दोनों गुणा होके एम्पियर स्क्वायर बना लेगा, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। अब इसको अगर हम विमीय सूत्र के रूप में लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, MKSA पद्धति में बदल गया, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए कैसे निकालते हैं, यहां देखिए डायरेक्ट हम किलोग्राम को M लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर है तो L2 कर देंगे, सेकंड हर में है तो T-2 घात में माइनस कर देंगे, एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे, एम्पियर -2, ये भी घात में लिखा जा सकता है, तो चाहे एम्पियर के पदों में लिखिए या कूलाम के पदों में भी, कूलाम को C से लिख देते हैं, कूलाम के पदों में भी दिखाया जा सकता है, बस अंतर यही है। फिर एम्पियर को हमें कूलाम प्रति सेकंड के रूप में चेंज करना पड़ेगा, एम्पियर को कूलाम पर सेकंड में चेंज करके हम कूलाम के पदों में भी बदल सकते हैं। तो यह विमीय सूत्र आसानी से हम निकाल सकते हैं, मात्रक हो चुका, विमीय सूत्र हो चुका। अब आइए एक घटना है कि अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ता है। अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव, अन्योन्य प्रेरकत्व पर अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव मतलब कोई एक हम लौह चुंबकीय पदार्थ, अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को कुंडली के भीतर रख दें,
अगर हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को कुंडली के भीतर रख दें, मतलब यहां दोनों कुंडली की बात हो रही है, चाहे दोनों कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए या दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड के ऊपर लपेट दिया जाए, दोनों कुंडलियों को एक ही लौह क्रोड पर अगर हम लपेट दें, तब भी वहां जो चुंबकीय फ्लक्स है कुंडलियों से बद्ध, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा, प्रेरित धारा बढ़ेगी और अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। तो यहां अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड का प्रभाव पड़ता है, क्रोड का प्रभाव पड़ेगा, माध्यम का प्रभाव पड़ेगा, अन्योन्य प्रेरकत्व पर क्रोड का भी प्रभाव पड़ेगा, माध्यम का भी प्रभाव पड़ता है और स्वप्रेरकत्व का भी प्रभाव पड़ता है। पहली कुंडली में जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। बस एक प्रभाव नहीं पड़ता, यह प्रश्न भी पूछा गया है, ऑप्शनल टाइप के प्रश्न में पूछा जाता है कि अन्योन्य प्रेरकत्व किससे प्रभावित नहीं होता, या प्रभाव किस पर, अन्योन्य प्रेरकत्व का किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है वह स्वप्रेरकत्व पर निर्भर करता है, स्वप्रेरकत्व पर निर्भर करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा, या उसके भीतर कोई क्रोड रखा गया तो उस क्रोड के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, प्राथमिक कुंडली की धारा पर भी निर्भर करेगा, चुंबकीय फ्लक्स जो बद्ध है उस पर भी निर्भर कर रहा है, लेकिन यह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो होता है वह प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम दोनों कुंडलियों के बीच में या भीतर उसके दोनों कुंडलियों के अक्ष में अगर हम कोई लौह चुंबकीय पदार्थ रख दें या किसी लौह क्रोड के ऊपर दोनों कुंडलियों को एक दूसरे से अलग अलग करके समीप ही थोड़ा दूर करके, जैसे दोनों कुंडलियां बगल में रखी गई थी, तो एक ही लौह क्रोड पर एक साइड में प्राथमिक और उसी के बगल में दूसरी लपेट कर और धारा प्राथमिक में प्रवाहित करें तो वहां भी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ के कारण वहां चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है और तेजी से होने लगेगा, तो इसलिए उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ जाता है। तो इससे जुड़ा एक केस है, हम उस केस के बारे में समझते हैं क्या है। अगर हम एक ही अक्ष पर दो प्रणालिकाएं ले लें, एक ही अक्ष पर दो प्रणालिकाएं ले लिया जाए और उस प्रणालिका के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान निकाला जाए तो यह बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं, दो समकक्ष परिनालिकाएं, दो समकक्ष परिनालिकाओं दो समकक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो यहां से हम उस बात को क्लियर कर सकते हैं। ये मान लीजिए कोई दो प्रणालिकाएं ले ली गई, एक प्रणालिका ये इस तरीके से हमने दिखा दिया, मतलब ये प्रणालिका जो ली गई है ये किसी लौह क्रोड के ऊपर या कोई बेलनाकार, हम पीछे बता चुके हैं, कोई बेलनाकार कार्डबोर्ड हो या प्लास्टिक का हो बेलन के टाइप के, उसी के ऊपर हम तांबे के तार के फेरे लपेट कर और आसानी से इसको बना सकते हैं। या चीनी मिट्टी का कोई बेलन है, उसके भी अचालक पदार्थ होना चाहिए, चीनी मिट्टी का बेलन भी ले सकते हैं, उसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट कर हम प्रणालिका के रूप में उसको बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मुख्य कुंडली, और इसमें हम धारा प्रवाहित करें किसी बैटरी द्वारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को हमने I1 लिखा। अब इसमें जो धारा इधर से प्रवाहित करेंगे यहां निकल आएगी,
ये I1 धारा इस तरीके से प्रवाहित होती हुई यहां देखिए परिपथ में ये प्रवाहित हो रही है इस डायरेक्शन में। और इसकी लंबाई हमने मान लिया L लंबाई का ये प्राथमिक कुंडली हमने ले लिया, L लंबाई का ये धारावाही प्रणालिका ले लिया। इसको हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है P। इसमें फेरों की संख्या हमने मान लिया N1 है, N1 फेरे हैं इसमें, N1 फेरे हैं। इसी के समक्ष मतलब इसी के अक्ष पर, इसी के अक्ष पर या इसी के ऊपर हम कह सकते हैं एक छोटी दूसरी कुंडली को लपेट दिया जाए, इसी के ऊपर एक दूसरी कुंडली लिपटी हो, तो इस तरीके से हम द्वितीयक कुंडली को इसी के ऊपर लपेट कर दिखा सकते हैं। ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं द्वितीयक कुंडली को। ये हमने द्वितीयक कुंडली ले लिया, इसी के ऊपर लिपटी हुई है, एक ही समाक्ष, दोनों की अक्ष एक ही है, यानी एक ही अक्ष पर दोनों स्थित है। तो हमने डॉटेड वाली एक द्वितीयक कुंडली ले ली, तो स्वाभाविक है इसमें भी धारा अगर इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा, अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी, घटाएंगे तो उसी डायरेक्शन में उत्पन्न होगी। तो इसमें भी इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती हुई इधर से निकल रही है। यह छोटी लिया गया है नगण्य लंबाई की एक सूक्ष्म, हमने दूसरी कुंडली ले लिया जो उसी के समक्ष उसी के ऊपर लिपटी हुई है। अब जब हम पहली कुंडली में, भाई इसमें फेरों की संख्या N2 हमने मान लिया, जो द्वितीय कुंडली है इसमें फेरों की संख्या हमने मान लिया है N2 है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है और प्राथमिक कुंडली में धारा का मान I1 है, ये ध्यान रखिए। अब जैसे ही इसमें हम धारा के मान में, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, द्वितीयक इस प्राथमिक कुंडली के इसके अक्ष के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं हम, अक्ष के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की गणना पीछे कर चुके हैं, धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हम निकाल सकते हैं। और उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा में परिवर्तन करेंगे तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। अब इसके ऊपर जो कुंडली लिपटी हुई है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिस कारण से उसमें धारा प्रेरित हो जाएगी, एक धारा उसमें प्रेरित हो जाएगी। तो हम आसानी से इनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे ही इसमें धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस प्राथमिक कुंडली, जब प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली को P से लिखा गया है, प्राथमिक कुंडली में धारा I1, जब प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तब इसके भीतर, तब इसके भीतर इसके भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा प्राथमिक कुंडली के भीतर, तो हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट इंटू NI, NI1, N की जगह पर हम N1 लिख सकते हैं, जहां ये N1 क्या है कि प्राथमिक कुंडली के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इसको प्राथमिक कुंडली में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कहेंगे, स्मॉल n1 है। पूरे फेरों की संख्या इसमें n1 कैपिटल लेटर में माना गया, इसकी लंबाई l माना गया, तो स्मॉल n क्या होगा, n1 बाई l लिखा जा सकता है।
और म्यू नॉट, यहां जो प्राथमिक कुंडली लिया गया है एक वायु क्रोड कुंडली लिया, ये प्रणालिका है, सॉरी प्राथमिक प्रणालिका जो लिया गया है, एक लंबी प्रणालिका ली गई है और इस प्रणालिका को हम वायु क्रोड प्रणालिका ले रहे हैं कि इसके भीतर खाली है, खाली मतलब वायु भरा हुआ है, तो वायु है इसीलिए हम निर्वात अथवा वायु का जो चुंबकशीलता होता है म्यू नॉट उसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम यहाँ N1 को क्या लिख सकते हैं, N1 को लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल N1 अपॉन L इंटू I1। ये N1 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कहलाती है। अब यहाँ कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 है, लंबाई L माना गया, तो N1 बाई L हम इस N1 को लिख सकते हैं। इतना चुंबकीय क्षेत्र इसके भीतर उत्पन्न होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली से कितना बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा, तो देखिए द्वितीयक कुंडली S, द्वितीयक कुंडली S के प्रत्येक फेरे से बद्ध, के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कितना चुंबकीय फ्लक्स बद्ध होगा। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे की बात की गई, तो द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को अगर φ2 लिखें तो φ2 बराबर B इंटू ए लिखा जा सकता है। अब B का मान हम निकाल चुके हैं, रख देंगे, तो B का मान यहां हो जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 और साथ में A रहेगा। तो हमें प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मिल गया। अब हम अगर कहें कि अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा दोनों कुंडलियों के बीच, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का फार्मूला पीछे निकाल चुके हैं, द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा। तो अब हम यहां से अतः दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व M इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1, ये लिख सकते हैं। अब φ2 का मान यहां मिल चुका है, रख दीजिए। φ2 का मान जैसे ही रखेंगे तो यहां तो N2 आगे गुणा है और यहां आ जाएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1 इंटू A और अपॉन I1 ये आ जाएगा। ये I1 पहले से है और यहां हमने φ2 का मान रख दिया। अब इसमें देखिए I1 नीचे ऊपर कैंसिल हो रहा है, I1 यहां भी आ रहा है, I1 यहां भी आ रहा है, हम दोनों I1 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां N1 और N2 गुणा कर देंगे तो देखिए यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यम बराबर हमको क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल गया यम इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू N2 और यहां A इंटू A, ये हमको फार्मूला प्राप्त हो गया। यहां से देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, दोनों कुंडलियों की संख्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। N1 और N2 दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों कुंडलियों में जितना फेरों की संख्या अधिक लेंगे उतना ही अन्योन्य प्रेरकत्व भी उनके बीच अधिक उत्पन्न होगा। यहां हमें यह मालूम चल रहा है, या इसी को एक रूप में और लिख सकते हैं। देखिए भी एक यल भी बचा है, यहां एक यल छूट रहा है, ये अपॉन यल भी रहेगा, यहां अपॉन एल ये लिख देंगे, हाँ अपॉन एल, यहां एल रह गया है, यहां देखिए ध्यान नहीं दिया गया, यहां एक यल बचा है, I1 कटा है लेकिन N1 अपॉन यल के रूप में है, तो इसको हम N1 अपॉन एल को अब हम स्मॉल N1 के पदों में पुनः लिख सकते हैं। इसी को हम बताने वाले थे कि यहाँ N1 अपॉन एल क्या है, ये स्मॉल N1 था,
स्मॉल n 1 था। तो इस रूप में अगर लिखना है तो इसी फार्मूले को हम इस रूप में पुनः दिखा सकते हैं, m इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल N2 इंटू ये, ऐसा भी दिखाया जा सकता है, यह रूप भी हम दिखा सकते हैं। तो यह हो गया कि समाक्ष अगर परिणालिकाएं ली गई हो, दो समाक्ष परिणालिकाएं, तो उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व तो ये और ये दोनों निकाला जा चुका है। अब आइए देखते हैं हम, एक इसमें टॉपिक है जो सिलेबस में पहले था अब नहीं है, लेकिन भंवर धाराओं के बारे में हम पढ़ सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। चूंकि ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर की घटनाओं में वहां भंवर धाराएं जुड़ी हुई बातें हैं, ट्रांसफार्मर में है भंवर धारा के बारे में थोड़ा बहुत, तो इसलिए पूछा जा सकता है, प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। इसी से टॉपिक है, सिलेबस में तो नहीं दिखाया गया है भंवर धाराओं को, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है। निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए उसके बारे में भी। देखिए एडी करंट क्या होती है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं जिसको ईडी करंट कहते हैं। क्या होती है भंवर धाराएं, आइए समझते हैं कि मान लीजिए कि यहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र इतने हिस्सों में उत्पन्न है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ली गई है वो तल के लंबवत भीतर की ओर ली गई है, क्रॉस चिन्ह से तल के लंबवत भीतर की ओर दिखाया गया। अब हम कोई धातु का एक टुकड़ा लेते हैं, एक धातु का टुकड़ा, ये कोई धातु का टुकड़ा ले लिया गया और इस धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में। भाई इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र है कि कोई एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है उसमें रख दिया जाए, या कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उस धातु के टुकड़े को चलाया जाए। क्या होता है देखिए, इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे, फोको नामक वैज्ञानिक थे। तो फोको एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1895 में बताया था, फोको नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1895 में इस भंवर धारा के बारे में बताया था। क्या कहा था कि जब हम किसी धातु के टुकड़े को एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अथवा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार चलाते हैं कि उससे जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो, उसमें वो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उसमें उत्पन्न हो जाए। आइए समझते हैं कि क्या चीज कहा जा रहा है। कि इन्होंने यही कहा था फोको ने कि अगर कोई धातु के टुकड़े को एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस धातु के टुकड़े में एक धारा प्रेरित होती है, अथवा उसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से चलाया जाए तो उसमें एक धारा प्रेरित होती है जिसकी दिशा जो लगातार परिवर्तित होने वाली, यानी एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो गोल गोल चक्करदार होती है, जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान इसमें एक धारा प्रेरित होती है। कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये तो चाहे परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम धातु के टुकड़े को रख दें तब भी वहां इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती है? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा प्रेरित नहीं हो सकती। तो हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अगर धातु के टुकड़े को रख दें तब भी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और तब भी भंवर धारा उत्पन्न होगी। तो वही बात यहां बताया था फोको ने कि यदि हम किसी धातु के टुकड़े को
किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दें अथवा किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलाया जाए तो उस धातु के टुकड़े में एक धारा प्रेरित होगी जो गोल चक्करदार होगी, जो गोल चक्करदार धारा प्रेरित होगी जो चुंबकीय फ्लक्स में, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी और वो धारा जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान है, इसीलिए इस धारा को भंवर धाराएं कहते हैं। फोको ने क्या बताया कि जब किसी धातु के टुकड़े को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत चलाते हैं तो उसमें एक धारा प्रेरित होती है जो जल में उत्पन्न गोल चक्करदार होती है, जो जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। इन्हीं धाराओं को हम प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। जो धारा इसमें प्रेरित होती है वही भंवर धारा कहलाती है। और इस भंवर धारा का जो प्रभाव होता है वो बहुत अधिक हो सकता है, भाई बहुत अधिक हो सकता है, इतनी प्रबल हो जाती है, धीरे धीरे ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती है कि जो धातु का टुकड़ा है वो बिल्कुल रक्त तप्त हो सकता है, बिल्कुल लाल हो सकता है, इतनी ज्यादा ऊष्मा क्षय होगी। भाई इसमें ऊष्मा का क्षय होता है, जैसे ही इसको चलाया जाता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो प्रेरित धारा, इसमें गोल चक्करदार धारा जो उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा वो एकाएक ऊष्मा क्षय होती है, यानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, रक्त तप्त बिल्कुल लाल हो जाएगा। तो गोल चक्करदार धाराएं उसमें उत्पन्न होती है जो लगातार बढ़ती जाती है, इतनी ज्यादा कि क्षण भर में ही अचानक से रक्त तप्त लाल हो सकता है। तो यहां एक इन्होंने तांबे का एक लिया था पट्टी टाइप का, एक तांबे की पट्टी, ये जो फिगर में दिखाया जा रहा है तांबे की पट्टी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचा जा रहा है। तो हम जानते हैं जैसे ही बाहर खींचेंगे इसके फ्लक्स में लगातार कमी आएगी, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार कमी आएगी और कमी आने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तब भी हो रहा है। तो परिवर्तन होगा तो इसमें क्षेत्र की दिशा में, भाई क्षेत्र की दिशा में यहां जो चुंबकीय क्षेत्र, इस धारा प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा उसकी दिशा इस मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। भाई धारा जब प्रेरित होगी तो उस धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा। क्योंकि यहां फ्लक्स में परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, हम बाहर खींच रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र से, इस गुटके को या धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींच रहे हैं, मतलब इसका फ्लक्स घटा रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स को घटा रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स जब घटाते हैं तो प्रेरित धारा सेम डायरेक्शन में, यानी मुख्य धारा की दिशा में, या इस प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये मूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न होगा। और अगर इसी धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर हम ले जाएं तेजी से तो इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में वह चुंबकीय क्षेत्र होगा जो प्रेरित धाराओं के कारण निर्मित होगा। तो यह धाराएं भंवर धाराएं कहलाती है, समझ गए होंगे। तो ये भंवर धाराएं जो होती है इनसे लाभ भी है हानि भी है, कुछ केसों में यह लाभ भी पहुंचाती है और कुछ केसों में हानि भी पहुंचाती है। जैसे ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं को कम करने के लिए ही जो ट्रांसफार्मर का क्रोड लिया जाता है वो पटलित करके एक एक पटल के रूप में नीचे ऊपर करके तब मोटा क्रोड बनाते हैं कि जिससे ऊष्मा क्षय कम हो सके, बहुत उच्च भंवर धाराएं न उत्पन्न होने पाए। इसीलिए उसको एक एक पट्टी के रूप में, पटलित के रूप में, पटल के रूप में करके तब जाकर कई पत्तियां लिया जाता है तांबे की, एक के ऊपर एक करके तब मोटा क्रोड बनाते हैं। बीच बीच में वार्निश लगा देते हैं जिससे कि भंवर धाराओं का मान कम हो सके। तो भंवर धाराएं कम करने के लिए ही ऐसा किया गया है। अगर हम एक ही उतना मोटा कोई धातु का क्रोड ले लेते तो वहां भंवर धारा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती, जिससे वहां बहुत ऊष्मा नष्ट हो जाती, ऊष्मा का काफी क्षय हो जाता। तो उसी से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर को पटलित किया जाता है, तो वहां नुकसान भी कर सकता था। या कुछ केसों में जैसे प्रेरण भट्ठी है, प्रेरण भट्ठी में खनिज को गलाया जाता है तो वहां भंवर धारा उत्पन्न करके ही उस खनिज को गलाते हैं, खनिज से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो प्रेरण भट्ठी में हम इसी भंवर धाराओं की मदद से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं।
या और भी इस तरीके से कई केस हैं, जैसे प्रेरण मोटर है, वैद्युत ब्रेक है। रेलगाड़ी में देखिए ब्रेक लगा होता है तो ब्रेक के साथ एक ड्रम जुड़ा होता है। जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो उस ड्रम में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी के कारण पहिया अचानक रुक जाता है। ड्रम में जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल लगाया जाता है तो चलती हुई स्पीड में रेलगाड़ी देखिए अचानक से तेजी से ब्रेक लगाने पर वो रुक भी जाती है, तो वो वैद्युत ब्रेक होता है। तो वैद्युत ब्रेक है, या और भी अन्य केस हैं जैसे दोलन रुद्ध धारा मापी प्रेरण मोटर। दोलन और रुद्ध धारा मापी क्या है? तो चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी से ही जुड़ा हुआ है दोलन और रुद्ध धारा मापी, कि कुंडली में दोलन को कम करने के लिए, कुंडली में दोलन को कम करने के लिए वहां भी भंवर धारा का इस्तेमाल किया जाता है। भंवर धाराओं के प्रयोग से ही हम कुंडली को, उसके दोलन को कि इधर उधर हिले ना पूरा डिवाइस, उसको कम करने के लिए वहां भंवर धाराओं की मदद ली जाती है। तो इस तरीके से भंवर धाराओं से हानि भी है, लाभ भी है। तो आज हम पूरे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस पूरे टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक में अब हमें प्रत्यावर्ती धाराओं के बारे में पढ़ना है, उससे जुड़ी सभी बातों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही और फिर अगले दिन बाकी के टॉपिक बताए जाएंगे। धन्यवाद।